आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोगों को प्रश्नावली के प्रकार का अध्ययन करना है। इससे पहले की क्लास में आपने प्रश्नावली का अध्ययन किया था कि प्रश्नावली की विविध परिभाषाएं क्या हैं, प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली कहते किसे हैं और उत्तम प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती हैं। आज के इस व्याख्यान में आप प्रश्नावली के प्रकार जानेंगे। प्रश्नावली को एक बार मैं फिर से दोहरा दूं उसकी परिभाषा को, क्योंकि अगर आप लोगों ने दोहराया नहीं होगा या अपनी कॉपी खोल के नहीं देखी होगी तो इस समय आप लोगों के जहन में कुछ भी नहीं होगा कि प्रश्नावली क्या था, क्या बताया गया था। तो एक संक्षिप्त रूप से मैं बता देता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली के प्रकार पे आता हूँ कि प्रश्नावली का तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक तालिका का व्यवहार किया जाता है जिसकी पूर्ति स्वयं उत्तरदाता करता है। अर्थात प्रश्नावली क्या हुआ? छोटे छोटे अनेक कथनों या प्रश्नों की एक सूची हुई। यह सूची सूचनादाता को दे दी गई या उत्तरदाता को दे दी गई। सूचनादाता या उत्तरदाता ने एक निश्चित अवधि में उन प्रश्नों को स्वयं उस प्रश्नावली में भर करके प्रश्नावली को शोधकर्ता को वापस कर दिया। विस्तृत विवेचन हुआ था, उसको दोहरा देने के लिए इतना बता देना ही काफ़ी है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली के प्रकार पर कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। देखिए, प्रश्नावली के 5 प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है बंद प्रश्नावली, दूसरा प्रकार है खुली प्रश्नावली, तीसरा प्रकार है चित्रित प्रश्नावली, चौथा प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली, छठा प्रकार है डाक प्रश्नावली। एक एक करके हम सभी का विवेचन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बंद प्रश्नावली पे आते हैं कि बंद प्रश्नावली क्या है, बंद प्रश्नावली के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं और बंद प्रश्नावली कहते किसे हैं। बंद प्रश्नावली क्लोज्ड क्वेश्चनर, जिस प्रश्नावली में सम्मिलित प्रश्न, जितने भी प्रश्न सम्मिलित हैं वे सभी बहुविकल्पीय रूप में पूर्व निर्धारित हों। यानी कि इस प्रश्नावली का स्वरूप कैसा हो गया? बहुविकल्पीय रूप। कोई किसी भी प्रश्न के कई विकल्प दिए गए हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्व निर्धारित हैं। अगर आपने किसी भी व्यक्ति के सामने 5 विकल्प रखे या 4 विकल्प रखे तो आपने 4 विकल्प तक उसको सीमित कर दिया। आपने उस उत्तर को पहले से डिसाइडेड कर दिया, पूर्व निर्धारित कर दिया। तो जब किसी प्रश्नावली में जो सम्मिलित प्रश्न होते हैं उनका स्वरूप बहुविकल्पीय होता है, अर्थात उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं, तो उसे बंद प्रश्नावली या संरचित स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, संरचित प्रश्नावली कहते हैं। इसमें उत्तरदाता स्वेच्छा से अपना मनोवांछित उत्तर नहीं दे सकता। जैसे कि कोई प्रश्न, उसको किसी प्रश्न के उत्तर में जो कारण दिए गए हैं वो कारण अगर नहीं है, कोई अन्य कारण है, तो उन अन्य कारणों को एक्सप्लेन करने की उसमें व्यवस्था नहीं होती है। उन्हीं में से चयन करना होता है। यानी कि आप अपनी समस्या को उन समस्या के जो कारण हैं उनको उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर में नहीं पाते हैं, तो आप पृथक रूप से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा प्रावधान उसमें नहीं है।
यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो इसमें लचीलापन कम हो गया, लेकिन शुद्धता अधिक हो गई। शुद्धता अधिक हो गई। आंकड़ों के अंकन और संकेतीकरण के द्वारा जब हम आंकड़ों का प्रक्रमण करेंगे तो उसमें सुविधा हो गई। उत्तरदाता के लिए भी सुविधा हो गई कि उसने विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिया। इससे समय की भी बचत हुई और श्रम की भी बचत हुई। ये प्रमुख गुण है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष भी यही है कि पूर्व निर्धारित उत्तरों से हमें वास्तविक सूचना की प्राप्त नहीं हो पाती। यह संभावना होती है कि जो उत्तर दिए गए हैं उनमें से अगर वह उत्तर उत्तरदाता से संबंधित ना हुआ तो, या उत्तरदाता प्रश्नावली भरने के लिए बैठा, उसने कहा कि चलो बी ही लगा देते हैं सब में, उसने बी लगा दिया, या उसका थोड़ा सा जिगजैग मूड हुआ तो ABCD बिना पढ़े ABCD, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज को कहते हैं प्रतिक्रिया वृत्ति, प्रायः पाई जाती है। प्रायः जब बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग परीक्षा में देने, किसी एग्जाम में देने के लिए जाते हैं और जब आप लोगों को नहीं आते हैं तो आप लोग सोचते हैं माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, कुछ लगाना है, चलो इसमें ए लगा दिया है, ऊपर वाले में इसमें बी लगा दो, इसमें सी लगा दो, इसमें डी लगा दो, या सब में बी लगा दो, या सब में ए लगा दो। इस तरीके की टेंडेंसी अमूमन पाई जाती है। तो अगर इस टेंडेंसी या इस मनोदशा से उत्तरदाता ग्रसित हो गया तो भी हमें वास्तविक सूचना नहीं मिलेगी। ये दो दोष उभर कर सामने आते हैं। इसके बाद में खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली बंद प्रश्नावली से एकदम उल्टी है, विपरीत है। अर्थात इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न सम्मिलित होते हैं उनके उत्तर पूर्व निर्धारित नहीं होते। उत्तरदाता स्वेच्छा से मनोवांछित उत्तर दे सकता है खुली प्रश्नावली में, इसलिए ये खुली है। इसे खुली प्रश्नावली या असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित प्रश्नावली भी कहते हैं। अब भाई इसमें क्या क्या खूबियां हैं? बहुत लचीली है, बहुत फ्लेक्सिबल है। प्रत्येक उत्तरदाता अपनी बात कह सकता है, विस्तृत उत्तर दे सकता है। जरूरी नहीं है कि एक शब्द या दो शब्द में दे, मतलब मनोवांछित उत्तर दे सकता है। उत्तरदाता के व्यवहार का समुचित आकलन किया जा सकता है और गहन अध्ययन किया जा सकता है किसी समस्या पर। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो इस विधि में शुद्धता का अभाव पाया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक उत्तरदाता विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी एक प्रश्न का इस तरह से उत्तर देगा कि उससे प्राप्त जो सूचना होगी उसके अंकन में और संकेतीकरण में, यानी कि उसको तालिका के रूप में प्रस्तुत करने में काफी कठिनाई होगी। एक और प्रमुख चीज सामने आती है, अभिव्यक्ति। जरूरी नहीं है कि सभी उत्तरदाता अभिव्यक्ति में निपुण हों। अगर उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है तो इस प्रकार की प्रश्नावली का उन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, या वे मंद बुद्धि के हैं तो भी नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसमें समय और श्रम दोनों की अधिकता होती है, दोनों ही बहुत लगते हैं। और चूंकि उत्तर वृहद होते हैं इसलिए डाटा के एनालिसिस में और सूचनादाता और शोधकर्ता ये दोनों के लिए नीरस हो जाती है। तो इसको कहा गया खुली प्रश्नावली। अब हम लोग आ जाते हैं मिश्रित प्रश्नावली पे पहले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे चित्रित प्रश्नावली को। आपने देखा कि कुछ बंद में गुण हैं,
कुछ बंद में दोष हैं, यानी कि बंद प्रश्नावली के को आपने सुना, जिसमें आपने बंद प्रश्नावली के कुछ गुण को जाना, कुछ बंद प्रश्नावली के दोषों को जाना। आपने खुली प्रश्नावली के कुछ गुणों को जाना, कुछ दोषों को जाना। तो मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण किया गया, जिसमें दोनों को मिला दिया गया। मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रश्नावली से कुछ प्रश्न जो थे वो बहुविकल्पी के रूप में पूर्व निर्धारित कर दिए गए, और कुछ प्रश्न जो थे वो पूर्व निर्धारित नहीं रखे गए, उनको मनोवांछित उत्तर के लिए रखा गया कि उत्तरदाता इन प्रश्नों का मनोवांछित उत्तर दे दे, और ये जो प्रश्न हैं इनको हमने बहुविकल्पी रूप में रख दिया, यानी कि इनके उत्तर हमने निश्चित कर दिए हैं। तो इस प्रकार पर जिस प्रश्नावली में बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली दोनों के गुण पाए जाते हों, अर्थात कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ तरह के और कुछ प्रश्न एकांश हों, यानी कि यानी कि इसमें विशेषताएं किसकी आ गई? बंद प्रश्नावली की भी आ गई, खुली प्रश्नावली की भी आ गई। तो इस प्रकार की प्रश्नावली को कहा गया मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें दोनों तरह के प्रश्न हो, बहुविकल्पीय भी हो और ऐसे प्रश्न भी हो जिनका उत्तर पहले से निर्धारित ना हो और उत्तरदाता स्वेच्छा से उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसके बाद आती है चित्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं उनको चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चित्र के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है? अगर सूचनादाता या उत्तरदाता निरक्षर है या अशिक्षित है तो वो चित्र को देख करके उसे प्रश्न का ज्ञान हो जाता है। जब बच्चों को छोटे पे पढ़ाया जाता है तो आ से अनार तो अनार बना होता है। क्यों बना होता है? इसीलिए बना होता है कि वो उसको क्या कहते हैं इसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक इसी साइकोलॉजी पे बेस्ड है चित्रित प्रश्नावली, कि जो भी प्रश्न है वो चित्रों के रूप में उनका प्रस्तुतिकरण किया गया है। किस पर प्रभावी है? विशेषता अशिक्षित और छोटे बच्चों पे। अशिक्षित हुए, निरक्षर हुए, छोटे बच्चे हुए, उनके लिए, उन सूचनादाताओं के लिए उपयुक्त है जो अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं या बच्चे हैं। इसका दोष क्या है? देखिए, यह भी संभव है कि जो चित्र प्रश्न को प्रकट कर रहा हो उस चित्र से उत्तरदाता या सूचनादाता पूर्व परिचित ना हो या उस चित्र का समुचित अर्थ ना निकाल पाए। यह एक बड़ा दोष उभर कर इस चित्रित प्रश्नावली में सामने आता है कि आप किस चित्र के माध्यम से क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उस चित्र का वह समुचित अर्थ ही ना निकाल पाए, उस चित्र से या परिचित ही ना हो। इसके बाद आती है डाक प्रश्नावली। डाक प्रश्नावली प्रश्नों की एक मुद्रित सूची है जिसे डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं को भेज देते हैं और वे उत्तरदाता भरने के बाद इन्हें वापस भेज देते हैं। वर्तमान समय में ईमेल द्वारा भी ये कार्य किया जा रहा है। जो काम पहले डाक द्वारा किया जा रहा था अब ईमेल द्वारा भी किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे सर्वे ऐसे हुए कि जिनमें एक गूगल फॉर्म आता है और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चनर आई, ईमेल आ गया, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। आपने क्लिक किया, आपके सामने प्रश्नों की एक सूची आ गई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं प्रायः। वस्तुनिष्ठ का मतलब बंद प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। एक प्रश्न लिखा हुआ है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप उस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एकदम लास्ट में आएगा सबमिट। आप सबमिट कर देंगे, उसके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आपके पास में भी उसकी एक कॉपी आ जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की गई। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद हुआ, लेकिन जिस समय ईमेल नहीं था उस समय क्या था? डाक था।
तो इसका नाम रखा गया डाक प्रश्नावली। लेकिन अमूमन इसका गुण क्या है? गुण वही है कि इसका व्यापक प्रसार किया जा सकता है। व्यापक प्रसार आप बहुत बड़े समुदाय पे भी कर सकते हैं, और आप एक बहुत दूर बैठे हुए इंसान पर, व्यक्ति, उत्तरदाता से भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। डाक, इसमें डाक को शामिल किया गया था। मैं आपकी सुविधा के लिए ईमेल को भी शामिल करके बता रहा हूँ। ईमेल चला गया, 2 मिनट में चला गया, तो क्या हुआ? प्रसार व्यापक हुआ, पैसे कम खर्च हुए, ठीक है। उत्तरदाता अधिक स्वाभाविक उत्तर देगा, आराम से पढ़ेगा, उत्तर देगा। आपको भी समय कम लगेगा, श्रम कम लगेगा, समय कम लगेगा, उसको भी समय कम लगेगा, श्रम कम लगेगा और धन कम लगेगा। ये तीनों गुण इसमें पाएगा। लेकिन दोष क्या है? अगर उत्तरदाता उदासीन है, आलसी है, नहीं बढ़ना यार, छोड़ो, तो वो आपकी ईमेल का प्रायः कोई जवाब ही नहीं देता, या उसके पास समय का अभाव है, या वो आवश्यक नहीं समझता, या भेजा भी तो उसने अपूर्ण सूचना भेजी, समय से ना भेजी। साथ ही साथ वो प्रश्नों के उत्तर उसी ने दिए हैं, यह भी सुनिश्चित नहीं हो पाता। हो सकता है किसी से कह दिया हो कि तुम ही भेज दो। ये सारी संभावनाएं या इन सारी घटनाओं के घटित होने से जो हमारी विश्वसनीयता है वो कम हो जाती है। यानी कि इसकी विश्वसनीयता निर्भर करती है सूचनादाता के व्यवहार पर। अगर सूचनादाता जिम्मेदारी के साथ में पूरी प्रश्नावली भर के एक निश्चित समय पे भेजता है, स्वयं ही भरता है, तो यह विधि प्रभावशाली है। लेकिन अगर सूचनादाता उदासीन है, वो स्वयं जवाब देना नहीं चाहता, या स्वयं जवाब नहीं देता, या स्वयं उत्तर नहीं देता, अगर देता भी है तो अपूर्ण देता है, ससमय वापस नहीं करता है, तो इन सारी परिस्थितियों में डाक प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करना कठिन कार्य हो जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में आपने विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियों के बारे में जाना कि प्रश्नावली किस प्रकार की होती हैं, आप प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश कर सकते हैं। जिस प्रकार के प्रश्नावली का आप समावेश करेंगे उसी प्रकार की प्रश्नावली निर्मित होगी। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखेंगे तो बंद प्रश्नावली का निर्माण होगा। अगर आप इस बात की पैरवी करते हैं या इस बात को महत्व देते हैं कि उत्तरदाता मनोवांछित उत्तर दे, पूर्व निर्धारित उत्तर ना दे, और आप उसे मनोवांछित उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं, खुली प्रश्नावली होगी। आप चित्र के माध्यम से सवाल पूछते हैं, चित्रित प्रश्नावली होगी। आप वस्तुनिष्ठ यानी कि पूर्व निर्धारित उत्तर और मनोवांछित उत्तर दोनों के लिए पर्याप्त रूप से, समान रूप से महत्व प्रदान करते हैं तो मिश्रित प्रश्नावली होगी। अगर आप अपनी प्रश्नावली को डाक के द्वारा भेजते हैं, प्रेषित करके आप सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, तो डाक प्रश्नावली होगी। यही मूलभूत प्रकार थे प्रश्नावली के, जिनको कि आपने आज जाना। इसी के साथ मैं आज के व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विनीता शर्मा। ठीक है सर। कृष्ण कुमार राय। ठीक। कुमारी बबीता। मधु पांडे। मनीषा कुमारी। निशांत कुमार। पूजा कुमारी। रामानुज। रोशन कुमार। ठीक। स्वीटी कुमारी।
ठीक, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम नवीन विषय के साथ पुनः इसी समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम।